हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक परीक्षा की तैयारी जो हम लोग हैं वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका नाम देखो आप, मैंने क्या रखा है, महासंग्राम। जी हाँ, बिल्कुल महासंग्राम वाली वीडियो है ये। इसके अंदर पहली बार ऐसा होगा दोस्तों आपके साथ कि इसके अंदर आप सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के प्रश्न एक साथ पढ़ेंगे। ये वो प्रश्न है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए थे, चाहे वो वन रक्षक की परीक्षाएं हो, चाहे वो वनपाल की परीक्षाएं हो। ठीक है, तो महासंग्राम इसलिए बोला गया है क्योंकि दो विषय एक साथ आप पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपके दोनों के दोनों विषय कवर हो गए हैं। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोगों तक शेयर कर दो फटाफट, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएं और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाएं। और अगर चैनल पे नए हो दोस्तों, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइड में जो बेल आइकन होता है इस तरह से, उसको भी आप दबा लो, उस पर ऑल का बटन होता है, उस ऑल पे आप क्लिक कर दो ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के सामाजिक अध्ययन यानी कि राजस्थान की सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग विज्ञान के प्रश्न भी करेंगे जो कि वन रक्षक परीक्षाओं में आपके आएंगे, परीक्षाओं में ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो वहां से लिए गए हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया है। ठीक है, जितने भी जो निदेशक हैं, जितने भी जो अनुच्छेद हैं, वो किसी ना किसी देश की कानून प्रणाली से लिए गए हैं। उसी प्रकार राजस्थान राज्य के नीति निदेशक के तत्व के जितने भी निर्देश हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि आयरलैंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जनता से जमा स्वीकार करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, आरबीआई जो है वो सभी बैंकों के ऊपर हेड बैंक है। ठीक है, वो जनता से डायरेक्ट पैसे नहीं लेता। जैसे ये होते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरह से जो होते हैं, ये क्या करते हैं? जनता से जमा स्वीकार करते हैं, यानी कि आप अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं। बट आरबीआई जो है वो आपके पैसे डिपॉजिट नहीं करेगा दोस्तों। वो क्या करता है? वो उन बैंकों से पैसे लेता है और बैंकों को ही देता है, यानी कि इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो नीचे जो स्मॉल बैंक होते हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं, उनके साथ इसका कनेक्शन होता है। ये जनता से किसी प्रकार की लेन देन नहीं करता है, ये करता है ओनली उन बैंकों को। जैसे मान लो एसबीआई है, एसबीआई को पैसे चाहिए, अपने ग्राहकों तक पैसे मुहैया कराने हैं उसे, तो वो आरबीआई से कांटेक्ट करेगा। पीएनबी है, उसको पैसे चाहिए तो वो भी किससे कांटेक्ट करेगा? आरबीआई से कांटेक्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि जनता से जमा स्वीकार करना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? तो दोस्तों, यहां पे देखो, जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है अरावली के पास, ठीक है, तो सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इधर से नर्मदा जाएगी और इधर से ताप्ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कर दिया? उसने विभाजन कर दिया दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये राजस्थान भूगोल की नज़र से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखो, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है दोस्तों? सतपुड़ा, यानी कि बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, आभास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, जैसे टैक्स होता है, जिसे हम लोग कर बोलते हैं, उसी तरह से लगान होते थे, उसे आभास लगान का शब्द का प्रयोग जो किया था वो शख्स कौन सा था? तो वो थे मार्शल। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार के एडमिरल जनरल मार्शल जो थे, उन्होंने सबसे पहले आभास लगान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, एक बौद्ध धर्म होता है, उसकी चौथे नंबर की जो संगीति थी, चौथा जो धार्मिक आंदोलन सम्मेलन था, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? धार्मिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, वो हुआ था कुंडलवन में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडलवन में। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है।
कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या बालिका अनुपात के सबसे निचले क्रम पर है? तो दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो लिंगानुपात, लिंगानुपात बोले तो बालक और बालिका अनुपात, जहां पे 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या देखी जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के अंदर जो चंडीगढ़ महासंघ है वो क्षेत्र बालक बालिका और अनुपात में नीचे है। अब बात करें चंडीगढ़ की दोस्तों, तो ये राजधानी है 2 राज्यों की। कौन कौन से राज्यों की राजधानी है? एक तो है हरियाणा की, दूसरा है पंजाब की। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की। तो ये दोनों राज्यों की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसका जो लिंगानुपात है, बालक बालिका अनुपात है, वो सबसे निचले क्रम पर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? यरूशलेम किसका पवित्र शहर है? दोस्तों यरूशलेम एक शहर है जिसे यहूदी भी अपना पवित्र मानते हैं, ईसाई भी अपना पवित्र मानते हैं और मुस्लिम भी अपना पवित्र मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन सभी का। जी हाँ, इन सभी का पवित्र स्थल जो है वो है यरूशलेम। ठीक है दोस्तों, यरूशलेम तो इन तीनों का है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व में किस देश में सोने की खपत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है हमारा प्यारा सा भारत। जी हाँ, भारत। भारत के अंदर हम लोग गहने ज़्यादा बनवाते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई भी मांगलिक अवसर हुआ, कोई भी शुभ अवसर हुआ, तो वहाँ पे सोने के गहनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए विश्व भर में सबसे ज़्यादा सोने की खपत जो है वो भारत के अंदर ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्यारा भारत। अगला देश, अगला है कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यांत्रिक ऊर्जा वो होती है जो मशीनों के रूप में हो, ठीक है दोस्तों, और विद्युत ऊर्जा वो होती है जो लाइट की फॉर्म में हो, जैसे आप सिंपल भाषा में लाइट बोलते हो। ठीक है, अब एक बात देखो दोस्तों, आप शादी में जनरेटर लेके आते हो, उसमें आपने डीजल डाला, जनरेटर में आपने क्या डाला? डीजल डाला। डीजल डालने के बाद उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बिजली बनेगी, है ना। जब वो जनरेटर चलेगा तो बिजली बनेगी और शादियों के अंदर जगमग जगमग रोशनी करेगी। तो उस जनरेटर को ही हम लोग बोलते हैं ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जनरेटर लिखाई नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे डायनमो है। तो दोस्तों डायनमो ही जनरेटर होता है। ठीक है, डायनमो ही एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। विज्ञान का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निशान लगा लो चाहे स्टार मार्क। अगला प्रश्न ये भी विज्ञान से है, बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न। निम्न में से कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है? दोस्तों कौन सा ऐसा जो वो तत्व है जो मानव शरीर की जीवन रेखा है? वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, बिल्कुल मानव शरीर की जीवन रेखा आप कह सकते हो, वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी विज्ञान का बहुत शानदार प्रश्न है। मैंने आपको बोला था कि आज हम महासंग्राम वीडियो लेके आएंगे। महासंग्राम का मतलब क्या है कि आप सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के वीडियो, दोनों के क्वेश्चंस का लुत्फ आप उठा पाएंगे, दोनों क्वेश्चन का आनंद आप उठा पाएंगे। बिल्कुल एनर्जी से जुड़े रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? जब एक पटाखा फटता है तो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? दोस्तों पटाखे आपने फोड़े होंगे, दीपावली पे पटाखे बजाते हो ना। अब इस बार तो बैन थे, वैसे कभी तो बजाए होंगे आपने दीपावली पे पटाखे। तो जब पटाखा बजता है, पटाखा फटता है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होती है दोस्तों? तो ऊष्मा, प्रकाश और यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, देखो ऊष्मा यानी कि उसमें से हीट निकलेगी, गर्माहट निकलेगी। प्रकाश ऐसे वो रोशनी सी होती है ना जब पटाखा फटता है तब आग सी। यांत्रिक ऊर्जा यानी वहां पे मशीनिकल ऊर्जा पैदा होती है दोस्तों। जब पटाखा फटेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसे हम लोग बोले यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए इसका सही आंसर है। यानी कि जब एक पटाखा फटता है तो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? ऊष्मा में, प्रकाश में और यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है दोस्तों, तो ये आइस हॉकी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? ये है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। ठीक है दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल। अब मैं आपको बताता हूँ आइस हॉकी क्या होती है दोस्तों। जैसे अपने भारत में मैदानों के अंदर हॉकी खेलते हैं ना, घास के ऊपर, दूब के ऊपर, उसी तरह से कनाडा के अंदर क्या है? आइस यानी कि बर्फ के ऊपर जो है लोग हॉकी खेलते हैं और अपने जीवन को आनंदित करते हैं। तो दोस्तों आइस हॉकी जो है वो कनाडा का सबसे लोकप्रिय और सबसे राष्ट्रीय खेल है। अब यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन और दमदार, आइस हॉकी तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अब मैंने पूछा कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो के बताओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर हमें नहीं पता, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा।
ये आप शायद जानते भी हैं। आइस हॉकी तो कनाडा का है, लेकिन आइस हटा के मैं सीधा हॉकी लिख दूं तो वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? ये कमेंट जरूर करना। जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो छात्र छात्राएं, वो कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आज का क्वेश्चन आपका ये है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका तो सही आंसर है बी, यानी कि कनाडा। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। अगला प्रश्न, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया था दोस्तों? एक राजा था चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, द्वितीय। उन्होंने राजा हर्ष को एक नदी के तट पे हराया था। वो नदी कौन सी थी दोस्तों? वो नदी थी आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों? नर्मदा नदी थी। जी हाँ, नर्मदा नदी के तट पर राजा पुलकेशिन ने हर्ष को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीजीएस, ये भी विज्ञान का प्रश्न है। सीजीएस, जिसे अपने ऐसे लिखते हैं सीजीएस, सीजीएस इकाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, तो एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गाउस। क्या बोलते हैं दोस्तों? गाउस। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। गाउस एक ऐसी यूनिट है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? जहां पे चुंबक अपना ज्यादा प्रभाव दिखाती है। ठीक है, चुंबक आप सभी जानते हैं। तो उसकी सीजीएस इकाई, सीजीएस यूनिट जो है वो दोस्तों क्या होती है? गाउस होती है। क्या होती है दोस्तों? गाउस होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के निकटतम है? साइंस का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के निकटतम है? तो दोस्तों आपका जो शुक्र है, शुक्र ग्रह जो है उसकी जो कक्षा है वो पृथ्वी की कक्षा के बिल्कुल पास है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे शुक्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चांद है, इस तरह से है। ठीक है, तो बिल्कुल पास है, बहुत ही कम दूरी के ऊपर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र, यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। साइंस का प्रश्न फिर से, निम्नलिखित में से किस पर गोलीय चालक का विभव निर्भर नहीं करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गोले के द्रव्यमान पर। गोले का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान क्या होता है? एक तो उसका भार और एक उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमें पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? एक तो आपका खुद का भार और एक आपके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो। तो जब भी गोला, गोलीय चालक जो होता है, गोला हो जाता है, वो घूमता है, तो उसके विभव पर निर्भर कौन नहीं करता? गोले का द्रव्यमान नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो सी इसका क्या है? सही आंसर होगा, गोले का द्रव्यमान। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? दोस्तों दल बदल जो नेताओं के द्वारा होता है ना, कि बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से किसी और पार्टी में, उसे बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो दोस्तों ये भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में है? तो दोस्तों ये है 10वीं अनुसूची में। सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में, जिसे हम लोग बोलते हैं 10th आर्टिकल। 10th आर्टिकल के अंदर क्या है ये बताया गया है कि कोई भी अगर दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। और अगर यदि आप दल बदल विरोधी हैं तो आपको इसके लिए आपको अदालत को पूरी की पूरी सूचनाएं देनी पड़ेगी। तो भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है। ठीक है दोस्तों, तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत हुई है, यहाँ पे सीधा 19वां आ गया 17वें के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। 18वां प्रश्न आपका आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीडियो देखते रहें। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय दोस्तों क्या होती है? नेशनल इनकम। ठीक है, तो भारत की नेशनल इनकम का सबसे पहले अंदाजा किसने लगाया था दोस्तों? ये अंदाजा लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, डी बी नौरोजी, जिसे आप याद रख सकते हो, डी बी नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम भारत की टोटल इनकम, जो राष्ट्रीय आय है, यानी कि एक साल की कितनी भारत की पूरी आय है, इनकम है, उसका अंदाजा जो लगाया था और उसके हिसाब से उन्होंने एक इनकम चार्ट भी तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो किसे दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है आपके संसद को। किसको दिया गया है? संसद को। जी हाँ, अगर यदि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट होता है, किसी तरह का बदलाव होता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है वो संसद के पास होता है। संसद जो हाईकोर्ट है उसको
उसके अधिकार को बढ़ा सकती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव कर सकती है। तो ये अधिकार जो संसद को दिया गया, यानी कि सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न फिर से विज्ञान का दोस्तों, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में अवश्य में भिन्न होते हैं। दोस्तों 10वीं क्लास का प्रश्न है, 10वीं कक्षा की साइंस जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ी है वो दे पाएगा आंसर। देखो वन रक्षक परीक्षा भी 10वीं बेस है, वनपाल 12वीं बेस है, तो बिल्कुल ऐसे 10वीं वाले क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में अवश्य में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि न्यूट्रॉन संख्या और परमाणु द्रव्यमान। ये दो चीजें ऐसी होती है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु द्रव्यमान, जो दो समस्थानिक होते हैं, यानी कि जिनका स्थान एक जैसा होता है, ठीक है, समस्थानिक होते हैं, वो अवश्य में भिन्न होते हैं। लेकिन वो देखो ऐसे दो तत्व जो समस्थानिक होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं, वो भिन्न कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा दोस्तों, याद कर लो अच्छे से। अब दोस्तों ये 21 प्रश्न थे आज की वीडियो में, लेकिन आप कहोगे सर आपका 18वां प्रश्न रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा आपका 18वां प्रश्न, ये यहाँ पे आ गया था एडिटिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 17वीं के बाद वहाँ पे सीधा 19वां आ गया था ना, तो 18वां प्रश्न मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रश्न से मतलब है ना, नंबर से क्या करना है अपने को। अंग्रेजी में लिखा गया पहला भारतीय उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है द मदरलैंड, शतरंज के खिलाड़ी, राजमोहन्स वाइफ और गीतांजलि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि राजमोहन्स वाइफ। जी हाँ दोस्तों, राजमोहन्स वाइफ जो है वो एक उपन्यास है, जो है तो भारतीय उपन्यास, लेकिन वो लिखा किस लैंग्वेज में गया है, लिखा किस भाषा में गया है, अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा गया दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखना अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पहला भारतीय उपन्यास है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिए कौन सा उपन्यास था वो, राजमोहन्स वाइफ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 21 प्रश्न, जिसमें आपको विज्ञान भी पढ़ाई मैंने और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाई। कैसे लगे ये दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो, और हाँ वो क्वेश्चन जरूर बताना कमेंट के अंदर कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। नहीं पता होगा तो कल की वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो भी आप कमेंट करोगे कि सर हमें नहीं पता। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, इसी तरह से अपने डेली के डेली नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर यूज़ कर सकते हैं, नीचे मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, एनी 24/7, ठीक है। और दोस्तों आज इंपॉर्टेंट बात, आज 3 बजे एक वीडियो आएगी जो कि मोटिवेशन के ऊपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन नहीं होता है, उनके कमेंट्स आए थे कि सर हमें आप गाइड करो कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों इसी के ऊपर 3 बजे हम एक सेशन लेंगे, 3 बजे का जो लेक्चर होगा वो आज 3 बजे आप रेडी रहें दोस्तों, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर भूचाल लाने वाला लेक्चर होगा, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सभी के सभी तैयार रहना 3 बजे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और राजस्थान प्लेलिस्ट आप चूज कर सकते हो, हमारे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 नाम से, उसके अंदर आपको जितनी भी वीडियोस हैं जो मैंने आज तक पढ़ाई है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की, तो वो आपको मिल जाएंगी, ताकि आप इससे पहले की वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो आप वो प्लेलिस्ट भी आप जाके देख सकते हो इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फैला दो, 1K+ व्यूज कर दो इस वीडियो के ऊपर, देखते हैं कितने लोग सहयोग कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।